के आयाम के बारे में कि विकास होता क्या है, विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं। विकास के आयाम कल हम आप लोगों को बताए थे कि विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक का संवेगी विकास होता है, बालक का क्रियात्मक विकास होता है जो भी बालक क्रियाएं करता है, उसके बाद से बालक का भाषाई विकास होता है, उसके बाद से बालक का सामाजिक विकास होता है। तो कल हम विकास के आयाम के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो देखिए अधिकतर ये पेपर में पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जो वृद्धि होती है आपकी, वृद्धि होती है मात्रात्मक। मात्रात्मक का अर्थ होता है मापा, जिसको मापा जा सके। जैसे शरीर की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक होता है और गुणात्मक के साथ साथ ये मात्रात्मक भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मात्रात्मक विकास भी होता है और वृद्धि भी होता है। मात्रात्मक क्यों होती है? क्योंकि विकास में हम शारीरिक विकास को लेते हैं और शारीरिक विकास में आपका लंबाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है, ऊंचाई भी आता है, इसीलिए इसको मात्रात्मक लेते हैं। गुणात्मक इसलिए लेते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो हुआ, मानसिक विकास जो हुआ, उसका भाषाई जो विकास हो गया, वो गुण होता है, गुणात्मक विकास होता है। दूसरा जो होता है वृद्धि में, ये मूर्त रूप में होती है। मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं। वृद्धि जो होती है जिसको हम देख सकते हैं कि बालक कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, कितना उसके लंबाई बढ़ी, कितना चौड़ाई बढ़ा, यानी जो वृद्धि होती है मूर्त रूप में होती है। विकास जो होता है अमूर्त होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। क्या आप किसी बालक का मानसिक विकास देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या आप किसी बालक का भाषाई विकास देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो जो विकास होता है अमूर्त होता है और वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। विकास जो होता है मल्टीपर्पज होता है, यानी बहुआयामी होता है। और जो वृद्धि होती है एक आयामी होती है। वृद्धि जो होती है कुछ समय बाद रुक जाती है। और विकास जो होता है आजीवन चलता है। अब कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि इसलिए रुक जाती है, अगर बालक का लंबाई बढ़ता जाए तो एक जिराफ की गर्दन की जैसी हो जाएगी। तो इसीलिए वृद्धि जो होती है कुछ समय बाद उसकी लंबाई रुक जाती है, उसकी चौड़ाई रुक जाती है, उसका वजन कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो जो वृद्धि होती है कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकता है, आजीवन चलता है। कम धीमे हो सकता है लेकिन विकास रुकता नहीं है, ये आजीवन चलता है। उसके बाद से जो वृद्धि होती है इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है और जो विकास होता है इसका दिशा निश्चित होता है। तो मेनली डिफरेंस यही है वृद्धि और विकास में कि जो वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है, विकास जो होता है गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। जो वृद्धि होती है मूर्त होती है, विकास जो होता है अमूर्त होता है। जो वृद्धि होती है एक आयामी होती है, विकास जो होता है बहुआयामी होती है, यानी मल्टीपर्पज होता है। वृद्धि जो होती है कुछ समय बाद रुक जाती है और विकास जो होता है आजीवन चलता रहता है। वृद्धि जो होती है इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, विकास की दिशा निश्चित होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक
टॉपिक से किसी भी एग्जाम में टीचर के टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, इससे 100% एक क्वेश्चन आता है विकास के सिद्धांत से। एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि बताइए ये विकास का सिद्धांत है या नहीं है। तो आपको पता होगा कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तभी आप बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। तो विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता वो होता है, यानी जब दो बालक होंगे तो उनका मानसिक विकास अलग होगा, उनका भाषाई विकास दोनों का अलग अलग होगा, उनका सांवेगिक विकास अलग अलग होगा, यानी वैयक्तिक विभिन्नता उन पे लागू होता है। तो प्रथम जो सिद्धांत होता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं, उनका जो विकास क्रम होता है अलग अलग होता है। दूसरा होता है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास की गति कैसी होती है। बालक जो होता है, बालक सबसे पहले जन्म लेता है तो शैशवावस्था में आता है। तो शैशवावस्था में जो होता है उसके विकास की जो गति होती है वो तेज होती है। विकास की जो गति होती है उसकी तेज होती है। लेकिन जब बालक वही जाता है बाल्यावस्था में तो उसके विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी विकास की गति फिर तेज हो जाती है और फिर प्रौढ़ावस्था में आता है तो धीमा हो जाता है। यानी जो विकास की गति होती है कम ज्यादा होती रहती है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसकी जो गति होती है तेज धीमी होती रहती है। तो असमान गति का सिद्धांत यही कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है। हाँ, तेज धीमे हो सकता है। अगला होता है तीसरा, सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के विकास में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। बालक को अगर कुछ भी आप सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसको सरल चीज दीजिए, सरल चीज सिखाइए, उसके बाद से उसको धीरे धीरे जटिल में ले जाइए। तो विकास के क्रम में सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को सबसे पहले सरल ज्ञान दीजिए और उसके बाद से उसको धीरे धीरे जटिल ज्ञान देना शुरू करिए। अगर बालक को स्टार्टिंग में ही जटिल दे देंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। ये होता है सरल से जटिल का सिद्धांत। अब अगला होता है सिरोन्मुखी सिद्धांत। सिरोन्मुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत को और नामों से भी हम जानते हैं। इस सिद्धांत को हम अधोमुखी सिद्धांत या सिरपुच्छी सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इस सिद्धांत को अधोमुखी या सिरपुच्छी सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। बालक जब गर्भावस्था में होता है, जब गर्भावस्था में बालक होता है तो बालक का सबसे पहले सर का विकास होता है और उसके बाद से उसका धीरे धीरे अंगों का विकास होता है और पैर की तरफ विकास चलता जाता है। तो सिरोन्मुखी का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का सबसे पहले सर का विकास होता है, उसके बाद से धड़ का विकास होता है और उसके बाद से उसके अंगों का विकास होता है। तो सिरोन्मुखी का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का सबसे पहले सर, धड़ और उसके बाद से उसके अंगों का विकास होता है। रुकिए एक मिनट।
वर्तालुकार का सिद्धांत। पांचवा है वर्तालुकार का सिद्धांत। देखिए, वर्तालुकार का सिद्धांत विकास में ये कहता है कि बालक जब शैशवावस्था में रहता है तो उसका क्रम धीरे धीरे चलता जाता है, लेकिन किशोरावस्था पे जैसे ही बालक जाता है उसका विकास जो चरम पे हो जाता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, तो उसका विकास का क्रम धीरे धीरे धीमा होने लगता है। तो एक वर्तालुकार बन जाता है ग्राफ। तो इसीलिए वर्तालुकार का सिद्धांत हमारा विकास जो होता है शैशवावस्था में धीमे होता है, लेकिन किशोरावस्था में क्या हो जाता है, चरम पे हो जाता है, और जब प्रौढ़ावस्था और वृद्धा में अवस्था में आता है तो जो विकास होता है धीमा हो जाता है और एक वर्तालुकार की स्थिति बन जाती है। तो वर्तालुकार का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि जो विकास का क्रम होता है किशोरावस्था में चरम पे हो जाता है, और फिर जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है विकास का क्रम धीमा होता जाता है। अगला है सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत। छठवां है एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा ये कहता है कि बालक जो होता है, बालक जब पैदा होता है तो अपने अंगों का प्रयोग नहीं कर पाता है। किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले धड़ का प्रयोग करता है, अपने अंगुलियों का प्रयोग वो नहीं कर पाता है बालक। सबसे पहले किसी चीज को अगर पकड़ना होगा तो पूरा बांह ऐसे करेगा, फिर उसको धीरे धीरे ऐसे पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो अंगुलियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का ध्यान जो होता है केंद्रित होता है, उसको पकड़ने के लिए पहले धड़ का प्रयोग करता है और बाद में धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग करने लगता है। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम ही विकास होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिक लक्षण का प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, लेकिन उसके कल्चर का भी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। यानी विकास के क्रम में वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम ही विकास होता है। जैसा उसका वातावरण होगा वैसा बालक का विकास होगा। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है, विकास होता है। अगला जो क्रम होता है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। आठवां जो होता है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारा ये कहता है कि सभी बालक एक समान होते हैं। बालक चाहे आपका इंडिया में पैदा होगा तो उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, और चाहे वो पाकिस्तान में जन्म ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया में ले, यानी बालक का जो अंगों का विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, एक समान होता है। अगला है अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास का क्रम जो होता है उल्टा नहीं होता है। यानी बालक ऐसा नहीं है कि पहले वृद्धावस्था में आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा। यानी बालक का एक क्रम बना हुआ है कि बालक सबसे पहले गर्भावस्था में जाएगा, फिर सहसावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, और फिर वृद्धावस्था में जाएगा। यानी एक विकास का क्रम निश्चित होता है। अगला है भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि बालक के बारे में हम भविष्यवाणी
कर सकते हैं कि बालक कैसा होगा। बालक का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का 2 हाथ होगा, बालक का 2 पैर होगा, बालक का ऐसा मस्तिष्क होगा, यानी बालक का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम इसके बाद अगला जो होता है, विकास के फलस्वरूप बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और वृद्धि के फलस्वरूप बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद से अभी विकास के सिद्धांत में कुछ सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिकों के, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलर हो गए, एरिक्सन हो गए, तो इनके सिद्धांत को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।